ये हमारी वीडियो है मास मूवमेंट के बारे में। सेकंड पार्ट, मास मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था। मास मूवमेंट क्या होते हैं ये भी बता दिया था, और कुछ उसमें जो बातें थी किस तरीके के मास मूवमेंट होते हैं वो भी बता दिया था, और कुछ फैक्टर्स जो फेवरेबल होते हैं मास मूवमेंट के वो भी बताए थे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिकली इनको कॉजेज बोल सकते हैं मास मूवमेंट का, CAUSES, कॉजेज के बारे में बात कर रहा है। ये सब जो अगर फैक्टर्स इनमें से अगर कुछ होता है, इन एक्टिविटीज में से कुछ, तो मास मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इन हम एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी कि सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रीसीड मास मूवमेंट। कुछ एक्टिवेटिंग कॉजेज जो होते हैं उससे मास मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कॉज क्या है, पहली एक्टिविटी क्या है, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। मतलब स्लोप है, उसके ऊपर मटेरियल रखा हुआ है, उस मटेरियल के नीचे अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, कोई सपोर्ट होता है या कोई छोटा पत्थर होता है, अगर वो सपोर्ट हट जाए किसी वजह से, या उसकी वेदरिंग हो जाए, इरोजन हो जाए, या कंपन हो गया, कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, जानवरों के चलने से या किसी के धक्का मारने से, अगर उसका सपोर्ट नीचे से हट जाए तो मास मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ऐसा होता है ना, एक पत्थर निकालते हैं सारे गिर जाते हैं, इस तरीके से होता है। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है, जो बड़े जहाज से जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बना हुआ है, ग्रेविटी तो काम कर रही है 24 घंटे अपना, रेजिस्टेंस ग्रेविटी से ज्यादा है, इसलिए मास मूवमेंट नहीं हो रही है। अब क्या हुआ, कोई सपोर्ट हट गया, मान लीजिए 100 पत्थर एक के ऊपर रखे हुए हैं, उनके नीचे वाला पत्थर की स्टोन जिसको बोलते हैं, वो हमने निकाल दिया या किसी भी वजह से निकल गया, तो क्या होगा, सब निकल जाएंगे। तो क्या होगा, मास मूवमेंट हो सकती है उस केस में। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया। दूसरा बोल रहा है इंक्रीज इन ग्रेडियंट और हाइट ऑफ स्लोप। किसी वजह से स्लोप्स की हाइट बढ़ जाए, हाइट स्लोप ग्रेडियंट बढ़ जाए, स्लोप्स की वो सॉरी हाइट बढ़ जाए, तो एकदम से हो सकता है। वो कैसे होगा, सपोज कीजिए ये हमारा स्लोप है, मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी कि स्लोप कैसे बढ़ सकता है, स्लोप तो उतना ही रहेगा, नहीं हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, वेदरिंग या इरोजन की वजह से ये स्लोप ही इरोड हो गया और ये इस तरीके से हो गया, तो बढ़ गया ना इसकी हाइट, है ना। तो ये पत्थर लुढ़केगा धीरे धीरे, नहीं लुढ़केगा, धीरे धीरे होता है ये, लेकिन पत्थर की रेजिस्टेंस तो कम होता चला जाएगा, तो उस वजह से भी मास मूवमेंट हो सकती है। सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर जाइए, ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली और आर्टिफिशियली। ये है, मान लीजिए ये स्लोप है हमारा, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने 10 पत्थर और रख दिए, तो बेचारा कहां तक झेलेगा, कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा ना नीचे, और जब ये नीचे आएगा तो ऊपर के 10 पत्थर भी इसके साथ नीचे आ जाएंगे, ऐसा होगा, है ना। तो ओवरलोडिंग की वजह से, अब ये ओवरलोडिंग कह रहा है नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियल फीलिंग से भी हो सकती है। नेचुरली कैसे हो सकती है, मान लीजिए ऊपर से कोई पत्थर खिसक के आ गया, उस वजह से भी हो सकती है, या 10-15 पत्थर रखे, उनके बीच में वेदरिंग के इरोजन की वजह से सेडिमेंट्स स्टेशन हो रही है, सेडिमेंट्स भर भर आ रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स उनके बीच में आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो वो सेडिमेंट्स क्या होंगे, जमा होंगे, उनका वेट बढ़ता जाएगा, उस जगह का वेट बढ़ेगा तो उस पत्थर पे ओवरलोडिंग होती जाएगी। या कई बार क्या होता है कि उनमें पानी भी भर जाता है, सेडिमेंट्स ऑलरेडी है, पानी भी भर गया तो वेट डबल हो गया, उसको सूखने में टाइम लगता है ना, लेकिन उतने टाइम में तो बेचारा नीचे आ जाता है। तो इस वजह से भी हो सकता है नेचुरली और आर्टिफिशियली, मतलब हमने एक जगह से पत्थर उठा के सब दूसरी जगह रख दिए किसी और पत्थर के ऊपर, तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स। क्या कह रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, क्या, हैवी रेनफॉल, यार जॉइंट्स के बीच में पानी भर जाता है, स्लोप के जॉइंट्स के बीच में तो पानी भर सकता है, तो ये क्या होगा, स्लोप के बीच में जब पानी भरेगा जॉइंट्स के बीच में, तो सैचुरेशन हो जाएगा। एक उसका भी रेजिस्टेंस दो तरफ से होता है, ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस, ये इसने भी जोर लगाया हुआ, इसने भी जोर लगाया हुआ, तभी ये दोनों टिके हुए हैं। अब अगर मान लीजिए ऊपर तो चलिए जो भी हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन नीचे भी मान लीजिए पानी आ रहा है बार बार, ये भी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये भी तो स्लिपरी होता जा रहा है, ये भी तो कभी मटेरियल ऐसा होगा सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद ही फिर पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो स्लिपरी हो जाएगा फिर, है ना। सैचुरेशन एंड स्लोप और लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स, तो क्या होगा, लुब्रिकेशन होगा तो फिसल हो जाएगी और ये नीचे फिसल जाएगा, ऐसा हो सकता है। जब ये फिसलेगा तो इसके बाद बाकी सब मामला भी फिसल जाएगा, तो इस वजह से भी मास मूवमेंट हो सकती है। फिफ्थ पे आ जाइए, रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस। कई बार क्या होता है, हम जब मैटर हटा देते हैं, ओवरलोडिंग हटा देते हैं, तब भी कई बार क्या होता है कि
वो पत्थर टिके ही इस वजह से हैं क्योंकि उनके ऊपर लोड रखा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। घर बनाते हैं हम, जब दीवारें खड़ी करते हैं, आप दीवार में ऐसे थोड़ा धक्का मार के दीवार हिलेगी, दीवारें हिलती हैं जब ऊंची हो जाती हैं, अगर उनके इधर उधर कोई सपोर्ट नहीं है, अगर इधर उधर कोई घर नहीं है, मान लीजिए बीच की दीवार है, ना इधर सपोर्ट है ना इधर सपोर्ट है, उसमें धक्का मारी तो हिलेगी। लेकिन जब उसके ऊपर छत डल जाती है तो आप देखिए कोई दीवार नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग से क्या होता है, उसके ऊपर वेट पड़ता है तो वो उसको दबा के रखता है, प्रेशर बना के रखता है, जिसकी वजह से उसके फ्रिक्शन बन जाता है, स्ट्रेस बना के रखता है कई बार। तो कई बार स्ट्रेस से मजबूती बढ़ती है, और उसी मामले में अगर वो छत हट जाएगी तो कमजोर हो जाएगी। ऐसे ही अगर कभी कभी रिमूवल हो जाता है मटेरियल का तो इस स्लोप पर से, तो इस वजह से भी मास मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया। सिक्स्थ हमारा आ गया ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन और मशीनरी। अब ये तो पता ही है, अर्थक्वेक्स होंगे तो कंपन होगा, कंपन होगा तो इस वजह से जब कंपन होगा जॉइंट्स हिल जाएंगे, सारे जो फ्रिक्शन वो उनका जो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा, है ना। सारे जो एक के ऊपर पत्थर लगा हुआ है उनके जो क्या बोलते हैं जो जॉइंट्स है वो हिल जाएंगे, जब हिल जाएंगे तो वो नीचे आ सकते हैं। तो अर्थक्वेक की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कंपन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकती है। और मशीनरी जब हम आसपास कोई मशीन यूज करते हैं उसकी वजह से भी वाइब्रेशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से पत्थर हिल जाते हैं और मास मूवमेंट हो सकती है। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। 7 पे आते हैं, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। क्या होता है, ये मान लीजिए बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, ये स्लोप है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, इनके बीच में धूल मिट्टी भरती रहती है, ठीक है, ऊपर से आ रही है कहीं से भी आ रही है, और फिर बारिश भी होती है। तो क्या होता है, इनके जहां जहां जगह है वहां से पानी निकलता रहता है, जहां भी जगह मिलती है वहां से पानी, वो जो कीचड़ नुमा पानी है वो निकल जाएगा, इसको बोलते हैं सीपेज। ठीक है, कभी कभी ये सीपेज जब ज्यादा हो जाती है तो इनके जॉइंट्स लूज हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर मास मूवमेंट का खतरा बनता है, मास मूवमेंट होने के चांसेस हो जाती हैं। तो एक्सेसिव नेचुरल सीपेज से भी मास मूवमेंट हो सकती है। सीपेज आई होप आपको समझ आ गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीपेज क्या होती है। नेक्स्ट हम 8th पे आ जाते हैं, heavy drawdown of water from lakes, reservoirs and rivers, leading to slow outflow of water from under the slopes and river beds। क्या होता है कि नदी में से जब एकदम से बहुत सारा पानी निकलता है, या डैम्स में जब एक साथ बहुत सारा पानी निकलता है, तो अपने साथ बहुत सारा मैटर ले जाता है। ठीक है, अपने साथ बहुत सारा मैटर ले जाता है, इस वजह से जो स्लोप्स होते हैं उन पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब मैटर लेके जाएगा तो फ्रिक्शन तो कम हो ही जाएगा, सपोर्ट भी हट जाएगा। कई बार क्या होगा, क्या बोलते हैं, ये स्लिपरी हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से मास मूवमेंट होने का खतरा कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया 9th, इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हम हैं, हम ह्यूमन भाई साहब, हम ह्यूमंस जो हैं, कहीं जहां मन करता वहां से पेड़ काट दिए। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे जड़ें कमजोर हो जाएंगी, पर जड़ें ने पत्थरों को, मिट्टी को पकड़ा हुआ था, जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो उसका फ्रिक्शन जो कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो ग्रेविटी अपना काम कर ही रही है, तो मास मूवमेंट की होने के चांसेस होती है। ठीक है, तो इतना जब सब कुछ जो हमने पढ़ाया उससे आप समझ जाइए, एक बात तो है ही कि जो भी होती सब कुछ है, मास मूवमेंट वगैरह पहले से भी होता है नेचर में, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये बोलता है हीव के बारे में, हीव स्लाइड और फ्लो के बारे में बात कर रहा है, तो उसको एक बार और देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नाउ जब लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। चलिए, चलिए यहां पे अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी ने 3 टर्म्स बताई हैं, 3 टर्म्स के बारे में बोल रहा है। कॉजेस तो हमने पढ़ ही लिया, तो इसको हटा देता हूं। हीव, फ्लो एंड स्लाइड। हीव, फ्लो एंड स्लाइड आर 3 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। हीव, फ्लो और स्लाइड जो है वो 3 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप की मूवमेंट होती हैं, मास मूवमेंट्स, नॉट मूवमेंट्स, मास मूवमेंट। ठीक है, चलो इनके बारे में जब बताता हूं। हीव का मतलब होता है बहुत सारी मिट्टी जब भारी हो जाती है, कैसे भारी होगी वही बताऊंगा, तो क्या होता है, वो धीरे 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 स्लोप से नीचे बढ़ने लगती है, हमें नोटिस भी नहीं करते, उसको हम बोलते हैं हीविंग ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर वो हीविंग की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा कब होगी, मान लीजिए उसमें और ज्यादा पानी भर गया, जब वो और ज्यादा ल्यूब्रिकेशन हो गया, ठीक है, तो उसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, तो उसको हम फ्लो बोलेंगे। अगर और ज्यादा तेज हो गया, एकदम से नीचे बहती हुई आ रही है, तब उसको स्लाइड बोलेंगे। ठीक है,
ये आपको समझ आ गया हीव फ्लोर स्लाइड का मतलब। अब हीव पानी, कई बार पानी भरने से भी हीविंग हो जाती है, कीचड़ सा बन जाता है। कई बार क्या होता है उसके अंदर फ्रोस्ट जब पड़ती है उसके ऊपर, हीविंग ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रोस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेस। जब फ्रोस्ट बढ़ जाती है उसके ऊपर बर्फ पड़ जाती है तो हीविंग हो जाती है, मिट्टी भारी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि बारिश पड़ी उसके बाद टेम्परेचर एकदम से कम हो गया तो पानी के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पानी था वो आइस क्रिस्टल्स में बदल गया, है ना, होता है ना ऐसा, तो भी मिट्टी भारी हो जाएगी और वो स्लिपरी भी हो जाएगी, लुब्रिकेशन भी होने लगेगा। तो हीविंग के भी कई कॉजेज होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग तरीके से हीविंग हो सकती है। बेसिकली इसका जो मतलब होता है वो होता है मिट्टी अपने जो नॉर्मल थी उसका वजन बढ़ गया, भारी हो गई है वो काफी ज्यादा, और अब वो उसका वजन जो स्लो पर संभाल नहीं पा रहा तो नीचे की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगती है, बहुत धीरे स्पीड से। ठीक है, यहां पे क्या है, इनको याद तो करना पड़ेगा, पता होना चाहिए हीव फ्लो और स्लाइड में, लेकिन इनकी डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन हीव फ्लो एंड स्लाइड। पूछेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूंगा डेफिनेशन आपको। यहां पे मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। मेरा काम यहां पे सिर्फ ये है कि एनसीईआरटी में जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आपको तो अभी कोई कंफ्यूजन ना रहे इन टर्म्स के बारे में, जो डेफिनेशंस हैं या जो भी कुछ इनके बारे में लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, आंसर के जो कंटेंट आपको चाहिए वो मैं आपको तब दे पाऊंगा जब हम जीएस की क्लासेस लेंगे। जीएस की क्लासेस होगी, जीएस की क्लासेस में ये जब टॉपिक आएगा तो पूरा का पूरा फिर मैं कंटेंट ही दूंगा। पूरा मास मूवमेंट के ऊपर जितनी भी टाइप की मास मूवमेंट होती है सबके ऊपर 3-3 4-4 लाइनें लिखवाई जाएंगी ताकि अगर कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, क्योंकि यू कान नॉट प्रेडिक्ट यूपीएससी। ठीक है, आप प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप लिखने के लायक रहे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मास मूवमेंट का सेकंड पार्ट था वो भी आज खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम अपना पढ़ेंगे अब लैंड स्लाइड्स के बारे में, वो भी एक तरह की मास मूवमेंट्स होती हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू।